हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस में कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। इससे पहले ही ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रिडिया इन। नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन किस में होता है? कॉकरोच में होता है, अमीबा में होता है, अर्थवॉर्म में होता है या फिर ह्यूमन बींग्स में होता है? एक्चुअल में देखो, ये जो नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर है ये होता है अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमने ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर बनाया भाई। अब ये अर्थवॉर्म की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो बॉडी पूरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। अब यहां पर ये जो सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट में अ पेयर ऑफ नेफ्रिडिया होता है। अभी नेफ्रिडिया क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू अर्थवॉर्म क्या करता है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, मतलब अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बेटा सी पार्ट, दैट इज अर्थवॉर्म। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच चैम्बर ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब यह है कि हमारा जो हार्ट है उसका कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्योर ब्लड कंटेन करता है। इसके लिए हमें हार्ट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा बेटा। हम लोग का जो हार्ट होता है एक्चुअल में वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, जिसमें अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं। ये हम लोग के पास राइट एट्रियम होता है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्लियर बात है। नाउ एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो यहां पर लेफ्ट होगा वो आप लोगों का राइट होगा। क्लियर बात है ना, क्योंकि हम लोग चीजों को फ्रंट से देखते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इसके लेफ्ट पार्ट में रहता है, मतलब यहां तो रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक तो वो लेफ्ट एट्रियम में रहता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है। क्लियर बात है। तो यहां पर ऑप्शन होगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों में प्योर ब्लड रहता है और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्लियर बात है। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। तो नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर इन। जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किस प्लेस पर होता है, मतलब वो लोकेशन क्या होती है जहां पर ये कन्वर्जन होता है। अब देखो, उसके लिए आप लोगों को एक्चुअल में रेस्पिरेशन का एक फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन हम लोग को तो ये बताना है ना कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कहां कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर होगा साइटोप्लाज्म। क्लियर है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कहते विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करता है? देखो मैं आपको इसके बारे में एक और बात बता देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, गैसेस के हों या वाटर का हो, जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहां पर अगर एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब कोई पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा। अब ये एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन समझो। फिलहाल हम उस पर बात करेंगे कि जहां एनर्जी की नीड नहीं होती है। अब देखो मान लेते हैं कि यहां पर वाटर कंसंट्रेशन, एक बार को मान लेते हैं बेटा, वाटर कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, यहां पर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर ऑलवेज क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और इस कंडीशन में इसे मूव करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की नीड नहीं होगी। यह पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर बात है? एक्टिव होता तो एनर्जी की जरूरत पड़ती। अब यहां पर इन्वॉल्व नहीं करता है एनर्जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का रोल प्ले हुआ होगा किसी पार्ट में। कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, जी नहीं, यहां पर एनर्जी की नीड होती है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन का कोई रोल प्ले नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली इनटू ब्लड, यस, ये जो एल्वियोली होते हैं बेटा, ये कुछ बलून की तरह होते हैं, ये कुछ बलून की तरह होते हैं। जब इनके अंदर ऑक्सीजन एंट्री करती है तो यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये ऑक्सीजन को यहां से डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देती है, और इस प्रोसेस में किसी भी तरह की एनर्जी की नीड नहीं होती क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वापस ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा बी पार्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन करने के लिए ब्रेड की भी एनर्जी की नीड होगी और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होगी। तो एनर्जी की नीड कहां नहीं होगी, ऑक्सीजन को एल्वियोली से डिफ्यूज करने में हमें नहीं नीड होगी एनर्जी की। क्लियर बात है? तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। लिखा द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट गैसेस हार्मोन्स बिटवीन द बॉडी एंड द ब्लड सेल्स। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कहते द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट गैसेस हार्मोन्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स आर, मतलब जो बॉडी सेल्स हैं एंड ब्लड है उनके बीच में जो न्यूट्रिएंट है या वेस्ट है उनका एक्सचेंज कौन कराता है? देखो बेटा यहां पर यहां एक्सचेंज होगा वो आर्टरी एंड वेन्स के बीच में होगा, और आर्टरी एंड वेन्स के बीच में जो डेटा नहीं कहेंगे हम लोग, मटेरियल की बात करेंगे। जो मटेरियल जो ट्रांसमिट करने का और वी कैन से एक्सचेंज करने का काम होता है वो करती हैं कैपिलरीज। ये हमारी मान लेते हैं कि ये आर्टरी है और ये वेन है, इनके बीच में बहुत ही थिन, बहुत ही नैरो ऐसे पाइप्स होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, बैंड होते हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। इनको क्या बोलते हैं बेटा? और यही यहां पर क्या करते हैं, एक्सचेंज का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को, गैसेस को, हार्मोन्स को, एक्सेट्रा। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा कैपिलरीज। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द रेट एट विच ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एल्वियोली ऑफ आवर लंग्स इनटू ब्लड। कहता है कि जो ऑक्सीजन के कैरी होने का जो रेट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बेटा ये एक्चुअल में एल्वियोली, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो एल्वियोली होती है थोड़ी सी ये बलून की तरह होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, एंट्री कर जाती है। ये क्या है बेटा, ये है एल्वियोली, ये एक बलून की तरह होती है। जब इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्लियर बात है? जैसे आप किसी बलून के अंदर हवा भरेंगे तो वो फिर हवा वापस बाहर आने की कोशिश करेगी, और जितनी ज्यादा हवा आप उसके अंदर भरेंगे वो उतनी ज्यादा तेजी से बाहर आएगी। क्लियर बात है? इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन का जो बाहर आने का जो रेट है, जो स्पीड है बाहर आने की, वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। क्लियर बात है? ऑप्शन देखो बेटा,
कहते डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन बिटवीन द एल्वियोली एंड द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आना चाहिए बेटा, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर आएगा बेटा ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द एल्वियोली एंड द ब्लड। ये बिल्कुल सही बात लिखी है, जितना डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा। आगे भी देख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द एल्वियोली, भी कलर पे क्या डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट वन है डिपेंड ऑन द एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां पर एनर्जी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी एनर्जी की नीड नहीं होती। नन ऑफ दीज भी नहीं है, दैट इज आंसर हम लोग को पता चल गया था। ए पार्ट है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर जाएगी उतने प्रेशर के साथ उसे वो बाहर की तरफ डिफ्यूज करेगा। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। कहते हैं द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल इन नेफ्रॉन। कहते हैं जो ग्लोमेरुलस होता है और बोमेन कैप्सूल होता है उसका एक नेफ्रॉन के अंदर क्या रोल होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि नेफ्रॉन क्या है। एक्चुअल में नेफ्रॉन जो है एक एक्सक्रीटरी यूनिट होती है किडनी की, मतलब एक किडनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन रखती है अपने अंदर। अब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक बेटा बोमेन कैप्सूल होता है। ये बोमेन कैप्सूल इसी तरह से वर्क करता है जैसे कि एक चाय छानने वाली छलनी होती है आप लोगों के पास। क्लियर बात है। अब उसमें क्या करते हो भाई, चाय छानने वाली छलनी में मान लेते हैं ये एक छलनी है आपके पास, यहां से आप चाय डालते हो तो यहां पर चाय की पत्ती क्या होती है, यहां रुक जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होती है एक नेट लगा होता है, यहां पे एक नेट लगा होता है। उस नेट को हम लोग यहां पर अगर कंपेयर करें तो उस नेट का काम कौन करता है, यहां पर ग्लोमेरुलस करता है, ग्लोमेरुलस। अब यहां पर क्या है देखो बेटा, ये यहां से आप चाय डालते हैं इसके अंदर, यहां पर फिल्ट्रेट बच जाता है, यहां पर फिल्ट्रेट बच जाता है। इसी तरीके से वर्क करता है हमारा नेफ्रॉन भी, जिसके अंदर एक बोमेन कैप्सूल होता है, एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है और एक नंबर ऑफ कैपिलरीज होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, एक फिल्टर। जैसे जाल है ना नेट, इसके नीचे ऐसे नेट बना देती है, जिससे क्या होता है बेटा, यहां पर ग्लोमेरुलस का काम हो गया फिल्टर करना, और क्या करते हैं जो फिल्ट्रेट बचता है उसको कैप्चर करना। तो यहां पर ऑप्शन देखो, रीअब्सॉर्ब वाटर इनटू ब्लड, रीअब्सॉर्प्शन का काम नहीं होता इसका। एलिमिनेट द अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, जी नहीं। रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड अमोनिया, बिल्कुल भी नहीं। हमने बताया ये फिल्टर का काम करता है, ये फिल्टर करता है ब्लड को एंड कैप्चर करता है फिल्ट्रेट को। दैट इज आंसर विल बी द डी पार्ट। क्लियर बात है। तो ये एक फिल्टर करने वाली यूनिट होती है ब्लड को। तो समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 कहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। तो किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी क्या होती है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और इसके अंदर बहुत सारी एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बताया था। तो जो किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन था हम लोग के पास, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। लिखा है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट वेयर डज मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस। कहते हैं कि डायग्राम दिया गया है, इसमें आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहां पर होता होगा। क्या सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन अपर सरफेस ऑफ द लीफ में होता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में होता है, क्या रूट में होता है या फिर स्टेम में होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में होता है। किस में होता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहां पर हमारा फाइनली आंसर आएगा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। रूट से तो मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना, मेनली और सब जगह से भी होता है, बट सबसे ज्यादा जो होता है वो लोअर पोर्शन ऑफ द लीफ से होता है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। लिखा है विच वन इंडिकेट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इसमें से हाई ब्लड प्रेशर को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मुझे ये स्ट्रक्चर समझना होगा, जिसमें बेटा ये जो दो नंबर लिखे हैं, इसमें अपर नंबर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर
और जो लोअर होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है प्रेशर के साथ, तो जो प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक होता है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए 120 होना चाहिए। सेकेंडली अगर डायस्टोलिक की बात करूं, जब वो रिलैक्स करता है तो उस कंडीशन में ये लोअर जो होता है ये 80 होना चाहिए। ये एक नॉर्मल पर्सन की कंडीशन है। अब यहां पर हाई बीपी की कंडीशन पूछ रहा है वो, भाई देखो यहां पर तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां भी क्या है 120 क्रॉस नहीं किया। देखो यहां 130 जाता है, लेकिन 130 भी हम लोग हाई बीपी नहीं मानते हैं। जैसे ही 130 भी क्रॉस कर जाएगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं है। देखो 140 ये लोअर वाला भी इंक्रीज होकर आ रहा है और अपर वाला भी इंक्रीज होकर आ रहा है, दैट इज ये कंडीशन हमारी हाई ब्लड प्रेशर की होगी। तो यहां पर 140/90 इट विल बी द कंडीशन फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये था आज का क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 30 था और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम एवरी वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो अभी तक हम लोग की ये थर्ड वीडियो थी जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कवर किया। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और 10 से 20 जिन वीडियोस में हमने कवर किए हैं उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।